नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष श्रृंखला गुरु नक्षत्र परिवर्तन 12 साल बाद फिर से देखेगा जलवा के 10वें भाग में, जिसमें मकर राशि वालों के बारे में बताया जाएगा। 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही 12 साल बाद आपके जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। आने वाले 10 महीने बिल्कुल भी साधारण नहीं होंगे, बल्कि बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे देगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति तो बगैर किसी कंट्रोवर्सी के पूर्ण रूप से एक शुभ ग्रह है जो सदैव ही अच्छा फल करते हैं। लेकिन अब साथ में आ चुका है एक बेमिसाल खूबियों से भरा हुआ नक्षत्र पुनर्वसु, जो वो करने जा रहा है जो पिछले 12 वर्षों में नहीं हुआ। इस नक्षत्र की विशेषता इसके नाम और सिंबल दोनों में छुपी हुई है। जैसा नाम वैसा गुण, पुनः और वसु यानी दोबारा से बसाना। मीन्स की गुरु का इस नक्षत्र में गोचर पुनर्स्थापना का वो समय है जिसमें आपको दोबारा अपनी लाइफ को सेट करने का मौका मिलेगा। एक तरह से ये आपकी जिंदगी की फिल्म का रीटेक है, ताकि आप अपनी जिंदगी के उन सीन्स को ठीक कर सके जिनमें आप पिछले 12 सालों में बेहतर ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। ज्यादा पीछे नहीं जाते, जरा बीते 2 महीनों को ही याद कर लीजिए। 13 जून से लेकर 13 अगस्त के बीच का वो दौर जो काफी डिस्टर्बेंस से भरा हुआ था। इस समय में देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आर्द्रा में ट्रांजिट कर रहे थे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति ने तो एक शुभ ग्रह होने के नाते आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग इन 2 महीनों में भी आपका पूरा पूरा साथ दिया, लेकिन फिर भी आर्द्रा नक्षत्र की डिस्ट्रक्टिव नेचर के कारण एंड मोमेंट पर आकर आपके कई बनते बनते काम या तो कंप्लीटली खराब हो गए या किसी ना किसी कारण से बीच में अटक गए। और ये तो होना ही था, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र के देवता रुद्र हैं और इस नक्षत्र की मूल प्रकृति ही डेमोलिश करना यानी ध्वस्त करना है। हालांकि देखिए, प्रकृति के नियमों के अनुसार कोई भी बात गैर जरूरी नहीं होती। चीजों का बनना और खत्म होना तय है, लेकिन फिर भी किसे अच्छा लगेगा कि कोई बनता बनता काम एकदम से बिगड़ जाए। अच्छे भले चल रहे किसी काम में कोई ऐसी रुकावट आ जाए जिसकी उम्मीद ही ना हो, या फिर काम पूरा होने के बावजूद भी कोई ना कोई ऐसी कमी रह जाए कि सारे का सारा मजा किरकिरा हो जाए। किसी सिद्ध पुरुष को तो काम बनने या ना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन मुझ जैसे या आप जैसे ग्रस्त व्यक्तियों को तो फर्क पड़ता है, बल्कि बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन अब 12 साल बाद एक ऐसा मौका आया है जिसमें आप वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। देवगुरु बृहस्पति 10 महीनों के लिए अपने नक्षत्र पुनर्वसु में ट्रांजिट करेंगे तो परिस्थितियां एकदम से बदल जाएंगी। आने वाले 10 महीनों में नई नई अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आपको उन बिगड़े हुए कामों को ठीक करने के भी कई मौके मिलेंगे जो किसी ना किसी कारणवश या तो अधूरे रह गए थे या फिर कंप्लीटली खराब हो चुके थे। और इसमें पुनर्वसु नक्षत्र की रिवाइवलिस्टिक क्वालिटीज यानी फिर से ठीक करने वाली शक्तियां आपका 101% सहयोग करेंगी। यदि आप पूरे डेडिकेट एंड अलर्ट होकर इन 10 महीनों में काम करेंगे तो फेलियर की गुंजाइश भी 0% रह जाएगी। हर तीर निशाने पर लगेगा, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का सिंबल ही तीर और तीर रखने वाला तरकश है, जो यह हिंट दे रहा है कि इस नक्षत्र में लक्ष्य को भेदने के लिए असंख्य तीर है, अर्थात इसकी शक्तियां असीम हैं, जिसके बल पर आपके टारगेट्स इजीली अचीव होते जाएंगे। काफी कुछ होगा इन 10 महीनों में। देवगुरु बृहस्पति की गति अतिचारी है और वो इन 10 महीनों में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 18 अक्टूबर को वो मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे, 11 नवंबर को वक्री होकर संचार करते हुए 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में वापसी करेंगे, और इसके बाद 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और अगले साल 2026 में 2 जून को फिर से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत ही जरूरी बात पर गौर करेंगे तो आपको काल चक्र का एक और कमाल नजर आएगा कि कैसे देवगुरु बृहस्पति जानबूझकर वक्री मार्गे होते हुए इस शुभ नक्षत्र में 10 महीने गोचर करके ज्यादा समय ले रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। वरना अतिचारी गति होने के कारण इन्होंने आर्द्रा नक्षत्र को तो मात्र 2 महीनों में ही क्रॉस कर दिया था। अब सोचिए कि अगर वहां पर ज्यादा समय लेते तो कितनी डिस्ट्रक्शन होती। इस वीडियो में मैंने बड़ी ही बारीकी से दैनिक जीवन में बोले जाने वाली आसान भाषा में
पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरणों को ध्यान में रखते हुए 10 महीने का डेट वाइज यानी तारीख दर तारीख क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण किया है। वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि सब कुछ समझ में आ सके और आप सही समय पर सही एक्शन लेकर अपनी समस्या को खुद ही हल कर सके। ऐसा करने से आपके सफलता के द्वार खुलते जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखने पर आपको मुझसे होरोस्कोप चेक करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब जानिए कि पुनर्वसु नक्षत्र के चारों सेक्टर्स यानी चारों चरणों को कवर करते हुए देवगुरु बृहस्पति एग्जैक्टली आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे 10 महीनों का पूरा लेखा जोखा 4 कालखंडों यानी 4 भागों में। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम कालखंड की, जिसकी 2 ड्यूरेशन यानी 2 अवधियां हैं। अवधियां मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं, कृपया आप उनको नोट कर लीजिए। पहली अवधि जो है वो 13 अगस्त 2025 से लेकर 29 अगस्त 2025 के बीच है और दूसरी 30 जनवरी 2026 से लेकर 19 अप्रैल 2026 के बीच। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण यानी पहले सेक्टर में रहेंगे, जिसके स्वामी ग्रह हैं मंगल। तो मंगल इस प्रथम कालखंड में लीड रोल में रहेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली की बात करें तो मंगल इसमें 4th हाउस एंड 11th हाउस के लॉर्ड हैं। स्क्रीन पर दिख रही कुंडली को जरा गौर से देखिए। देखिए जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है मेष राशि है वो आपका 4th हाउस है और जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है वृश्चिक राशि पड़ती है वो आपका 11th हाउस है। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो वो आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग 3rd हाउस एंड 12th हाउस के लॉर्ड है। देखिए 3rd हाउस यानी तीसरा घर वो है जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है मीन राशि पड़ती है देवगुरु बृहस्पति की, और 12th हाउस वो है जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है जहां पर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि पड़ती है। और देवगुरु बृहस्पति का वर्तमान समय में जो ट्रांजिट है वो चल रहा है आपके 6th हाउस में जहां मिथुन राशि पड़ती है 3 नंबर लिखा हुआ है। तो देखिए 6th हाउस में एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि पुनर्वसु नक्षत्र की रिवाइवलिस्टिक क्वालिटी, देवगुरु बृहस्पति की समझदारी और मंगल का जोश, ये तीनों मिलकर 6th हाउस से संबंधित बहुत ही अच्छा फल आपको देने जा रही है। वो तमाम चुनौतियां जो आपके जीवन में पिछले लंबे समय से चल रही हैं और आपकी परेशानी का कारण है, उनका अंत इस पहले कालखंड में हो जाएगा। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें सफलता मिलेगी। कोई ऋण का भार आपको परेशान कर रहा है तो उसको चुकाने के साधन बनेंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बार बार असफल हो रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। कोई रोग इत्यादि आपको परेशान कर रहा था तो उसका उपचार इस प्रथम कालखंड में संभव हो पाएगा। आपका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग रहेगा इस प्रथम कालखंड में। ऋण के भार के हल्का होने की मैंने बात कही, तो दूसरी तरफ देखिए एक और भी कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है कि यदि आप मकान बनाने के लिए कोई ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि देखिए मंगल की मेष राशि आपके 4th हाउस में पड़ती है, तो 4th हाउस मंगल के एक्टिवेट होने से 4th हाउस एक्टिवेट हो चुका है। तो कॉन्सिक्वेंटली यदि आप कोई मकान बनाने के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो 6th हाउस यानी कर्जों के भाव में बन रहा है ये कॉम्बिनेशन आपको ऋण दिलवाने में मदद आपकी करेगा और आप उसमें सफल हो जाएंगे। इसी तरह से कोई वाहन इत्यादि आप यदि खरीदने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। मंगल देखिए नैसर्गिक रूप से भूमि के कारक है यानी नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ लैंड। तो जो लोग भूमि इत्यादि की खरीद फरोख्त के काम में इन्वॉल्व हैं यानी रियल एस्टेट वगैरह से संबंध रखते हैं तो उनको भी प्रथम कालखंड में बहुत लाभ मिलेगा। लाभ इसलिए भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि मंगल जो है आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग 11th हाउस के लॉर्ड है जहां से हम आय का विचार करते हैं। तो डेफिनेटली इस प्रथम कालखंड में इनकम आपकी बढ़ेगी। हर प्रकार के लोगों की इनकम बढ़ेगी, चाहे आप नौकरी पेशा हैं या फिर कारोबारी। नौकरी पेशा है तो इंक्रीमेंट प्रमोशन वगैरह मिलने के चांसेस हैं, और यदि कारोबारी हैं तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस इस समय के दौरान आपकी जो इच्छाएं हैं, क्योंकि 11वां भाव इच्छाओं का भी होता है, तो इच्छाएं जो हैं वो भी आपकी जल्दी जल्दी में पूरी हो सकती हैं। और कुछ इच्छाएं जो है बहुत तीव्रता से आपके मन के अंदर जागृत भी हो सकती है इस समय के दौरान, क्योंकि मंगल जो है बहुत ही स्पीड से वर्क करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन का शुभ प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इच्छाएं जागृत ही होती रहेंगी। इस कॉम्बिनेशन का शुभ प्रभाव जो है वो इच्छाओं की पूर्ति भी इस प्रथम कालखंड में डेफिनेटली करवाएगा। अब एक चीज को और भी समझ लीजिए कि देखिए वर्तमान समय में मंगल आपकी जन्म कुंडली में देखें तो आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कन्या राशि में है मंगल इस समय में। तो शनि आपकी राशि के स्वामी जो है वो मीन राशि में है
आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इन दोनों का 13 सितंबर तक सम सप्तक योग बनेगा। देखिए शनि देव जो है यानी आपकी राशि के स्वामी है, वो एक धीमी गति से कार्य करने वाले प्लैनेट है, और मंगल जो है वो स्पीड को रूल करते हैं। तो हो सकता है कि आप इस द्वंद में कुछ चिंतित हो जाएं या डिस्टर्ब हो जाएं। तो इसका सही हल है यही है कि अपनी कार्य करने की जो आपकी शैली है, यानी धीमी गति से कार्य करने की शैली, और प्लस जो मंगल की तेज गति से कार्य करने की शैली है, इनका कॉम्बिनेशन एक समन्वय सा बनाकर चले। और इसमें देखिए पुनर्वसु नक्षत्र का रिवाइवलिस्टिक प्रभाव आपकी बहुत ही हेल्प करेगा, और देवगुरु बृहस्पति की जो क्वालिटीज हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगी। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि इसमें आपको ज्यादा तकलीफ आए। कोशिश करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, और ये आपकी कामयाबी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। देवगुरु बृहस्पति देखिए आपकी जन्म कुंडली में गोचर क्योंकि उनका ही हो रहा है, तो वो आपकी जन्म कुंडली में थर्ड हाउस के लॉर्ड है, जहां से हम प्रयास स्किल्स का विचार करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से इस प्रथम कालखंड में आपकी स्किल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग इंटरव्यू देकर नई नौकरी लेना चाहते हैं उनको सफलता मिलेगी, खास करके जो नई नई डिग्री लेकर स्टूडेंट्स निकले हैं तो उनको सफलता ज्यादा मिलेगी। थर्ड हाउस से यात्रों का विचार किया जाता है, तो छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है तो उनकी तरफ से सहयोग मिलेगा इस प्रथम कालखंड में। बाकी देखिए मंगल देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। जन्म कुंडली को ध्यान से देखिए जो स्क्रीन पर चल रही है, तो मेरे तो खैर सामने खुली हुई है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो 12th हाउस में 9 नंबर राशि है, धनु राशि है, तो देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस के लॉर्ड है, और मंगल जो है वो 4th हाउस के लॉर्ड है, वो जहां पर मेष राशि पड़ती है। तो मैंने एक बात बताई थी कि जब भी 4th हाउस और 12th हाउस का आपस में कोई संबंध बने किसी शुभ ग्रह के द्वारा, तो ये टू वे ट्रैफिक को खोल देता है, यानी देश से विदेश और विदेश से देश। वो लोग जो विदेश में सेटल होना चाहते हैं, पीआर वगैरह लेना चाहते हैं, वहां पर मकान बनाना चाहते हैं, तो उनको इस प्रथम कालखंड में सफलता अवश्य मिलेगी। और रही बात उन लोगों की जो किसी कारणवश उनको विदेश का माहौल रास नहीं आया, वो अपने कंट्री वापस आना चाहते हैं, तो वो अपने कंट्री भी वापस आ सकते हैं। यहां पर भी पुनर्वसु नक्षत्र का रिवाइवलिस्टिक जो प्रभाव है, यानी पुनर्स्थापना का जो प्रभाव है, यहां पर सेट होने में उनकी मदद करेगा। तो यहां पर भी घर मकान वगैरह वो बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए प्रथम कालखंड बहुत ही ज्यादा बदलाव वाला है, इसमें आपको काफी सफलता मिलेगी। और भी ज्यादा शुभ फल मिले इसके लिए मंगल का उपाय कीजिए। मंगलवार के दिन बजरंग बाण, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इसके अलावा बूंदी का प्रसाद जो है वो हनुमान जी को चढ़ाए मंगलवार के दिन, तो इससे मंगल के शुभ फल और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और हाँ, देवगुरु बृहस्पति का एक उपाय जो है वो पूरे कालखंड में करते रहिए, क्योंकि वो छठे घर में है, 6th हाउस में है। तो मंदिर में चने की दाल बृहस्पति के बार के दिन अवश्य चढ़ाते रहिए, ताकि जो छठे घर में उनकी चमक जो है देवगुरु बृहस्पति की धीमी पड़ रही है ट्रांजिट के कारण, वो आपके लिए ठीक होती रहे। बाकी प्रथम कालखंड में एक सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी कि अक्सर ये देखा गया है कि पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में देवगुरु बृहस्पति का गोचर जब होता है, मंगल एक्टिवेट होते हैं, तो व्यक्ति का स्वभाव जो है वो कुछ जिद्दी हो जाता है, और इसी के साथ उसकी संतान जो है वो भी कई बार जिद्दी हो जाती है। तो इस तरह के अगर सिम्टम दिखे तो वही हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और बजरंग बाण का पाठ करना जो है वो कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसके अलावा एक और चीज है कि गर्भवती स्त्रियां जो है वो अपना विशेष ध्यान रखें। मकर राशि की जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं अपना ध्यान रखिएगा। अपने गर्भ में पल रही संतान की रक्षा के लिए अपने कद के बराबर यानी अपनी हाइट के बराबर सफेद सूत को नापकर अपनी बाईं कलाई के इर्द गिर्द बांध लीजिए, इससे गर्भ में पल रही संतान की रक्षा होगी। तो ये था प्रथम कालखंड। अब बढ़ते हैं अगले कालखंड की तरफ। दूसरे कालखंड की बात करें तो इसमें देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे, जिसके स्वामी ग्रह हैं शुक्र, यानी कि शुक्र दूसरे कालखंड में लीड रोल में रहेंगे। इस कालखंड की पहले मैं 3 अवधियों के बारे में बता देता हूं। 3 अवधियां हैं इस कालखंड में, वो स्क्रीन पर चला रहा हूं, कृपया आप उनको नोट कर लीजिए। पहली अवधि जो है वो 30 अगस्त 2025 से लेकर 18 सितंबर 2025 के बीच है। दूसरी 4 जनवरी 2026 से लेकर 29 जनवरी 2026 के बीच, और तीसरी अवधि जो है वो 20 अप्रैल 2026 से लेकर 13 मई 2026 के बीच। तो शुक्र इस कालखंड में लीड रोल में रहेंगे, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण के स्वामी ग्रह जो हैं वो शुक्र है। अब जरा स्क्रीन पर दिख रही कुंडली के ऊपर नजर दौड़ाइए।
देखिए शुक्र आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग पांचवें घर और 10वें घर के स्वामी है। पांचवा घर वो है जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है वृषभ राशि पड़ती है, और 10वां घर वो है जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है शुक्र की तुला राशि पड़ती है। तो ये दो घर जो है एक्टिव हो जाएंगे। तो देखिए पांचवा घर जो है वहां से हम शिक्षा का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, प्रेम संबंधों का विचार करते हैं, शेयर मार्केट का विचार करते हैं। तो इस दूसरे कालखंड में आपको सबसे बड़ा फायदा जो मिलने वाला है वो प्रेम प्रसंगों के मामले में मिलेगा कि यदि कोई लव मैटर में किसी किस्म का वाद विवाद या डिस्प्यूट चल रहा था पिछले समय में, तो उससे आपको राहत मिलेगी। कोशिश करने पर मसले जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनको काफी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। कोई एग्जाम वगैरह अगर देना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या किसी भी किस्म का कोई एग्जाम है, तो इजीली उनको सफलता मिल जाएगी। शेयर मार्केट का काम करने वालों को भी काफी लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य जी का शुभ प्रभाव इस दूसरे कालखंड में आपकी आमदनी को बढ़ा देगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, उस पर मैं बाद में आता हूं। बाकी आपकी संतान भी इस समय में काफी ग्रोथ करेगी। कंसीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय अच्छा है। जो दंपति लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा मन में रख रहे हैं, उनके लिए ये दूसरा कालखंड की तीनों अवधियां जो है वो वरदान साबित होंगी। रही बात कर्म क्षेत्र की, जहां पर देखिए तुला राशि पड़ती है देवगुरु बृहस्पति की, तो यहां पर काफी शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। चाहे आप नौकरी पेशा हैं या फिर आपका खुद का कारोबार, आपको इस दूसरे कालखंड की तीनों अवधियों में ग्रोथ मिलनी ही मिलनी है। ना सिर्फ आपके काम की क्वालिटी इंप्रूव होगी, बल्कि इस कालखंड में आपकी आमदनी भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति का अर्थ त्रिकोण पर दृष्टियों के द्वारा जो प्रभाव पड़ रहा है संपूर्ण रूप से, वो जो है इस कालखंड में आपको काफी लाभ दिलवाएगा। देखिए देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। उनकी 5वीं दृष्टि जो है वो 10th हाउस पर है, और जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पर है। 10th हाउस वही जहां पर तुला राशि पड़ती है, 7 नंबर लिखा हुआ है, और 2nd हाउस आपका वो है जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि पड़ती है। तो ये अर्थ त्रिकोण है जिनका संबंध जो है धन से है। तो इस समय के दौरान शुक्र, पुनर्वसु नक्षत्र और देवगुरु बृहस्पति का सम्मिलित प्रभाव इन तीनों घरों के ऊपर रहेगा, संपूर्ण अर्थ त्रिकोण के ऊपर रहेगा, जिससे आपकी आमदनी जो है वो बढ़ेगी। कई नए तरीके इस समय के दौरान डेवलप होंगे, जिनके बल पर आपकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। इस तीनों अवधियों का, दूसरे कालखंड की तीनों अवधियों का आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। दशम भाव के ऊपर जो प्रभाव है 5वीं दृष्टि के द्वारा, इसका एक और लाभ मिलेगा कि यदि सीनियर्स या बॉस के साथ पिछले लंबे समय से कोई आपकी दूरी बनी हुई थी, या आप उनकी नजरों में नहीं आ रहे थे, आपके काम को नोटिस नहीं किया जा रहा था, तो नौकरी पेशा लोगों को यह बड़ा लाभ मिलेगा। 6th हाउस में गोचर हो रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स का भी अंत होगा, तो यह समय इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलना तो स्वाभाविक ही है। जब सीनियर्स और बॉस की नजर में व्यक्ति आ जाए तो इंक्रीमेंट और प्रमोशन तो मिल ही जाती है। लेकिन इस दूसरे कालखंड में अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए शुक्र और देवगुरु बृहस्पति का ज्वाइंट प्रभाव जो है वो रोग स्थान में एक्टिव हो रहा है। प्रथम कालखंड में मैंने बताया था कि आपको जो है वो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि मंगल की इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन इस कालखंड में शुक्र की इन्वॉल्वमेंट है और साथ में देवगुरु बृहस्पति की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो खाने पीने का अपना ध्यान रखें, मीठी और खट्टी चीजों से परहेज रखें, वरना कोई इन्फेक्शन वगैरह आपको हो सकती है। खास करके जो शुगर के पेशेंट हैं, उनको इस दूसरे कालखंड में ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इस दूसरे कालखंड में आपके 4 हाउसेस जो हैं वो पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे। 2 हाउसेस तो देवगुरु बृहस्पति के हो गए, तीसरा हाउस और 12वां हाउस जहां पर मीन राशि और धनु राशि पड़ती है, और शुक्र के 2 हाउसेस हैं, 5वां घर और 10वां घर। यानी कि जहां पर वृषभ राशि पड़ती है, 2 नंबर लिखा हुआ है वो 5वां है, और जहां पर तुला राशि 7 नंबर लिखा हुआ है वो 10वां घर है। तो ये 4 हाउसेस के एक्टिव होने से एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए पहले बात करते हैं 5वें और 12वें हाउस की। 5वां घर शिक्षा का है और 12वां घर जो है विदेश का। तो जो विद्यार्थी शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, हायर स्टडी के लिए, उनको इस दूसरे कालखंड में सफलता मिलेगी। बात करते हैं 10वें घर की और 12वें घर की। तो 10वें घर से कर्म क्षेत्र का विचार किया जाता है और 12वें से विदेश का। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं नौकरी वगैरह के लिए, उनको इस दूसरे कालखंड में सफलता मिलने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा तीसरा घर भी एक्टिव रहेगा। तो कामकाज के
मसले में, कामकाज के मैटर्स में आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी इस दूसरे कालखंड में होती रहेंगी। तो ये था दूसरा कालखंड, जिसकी तीनों अवधियां ही आपके लिए काफी बेनिफिशियल आ रही हैं। जहां तक इस दूसरे कालखंड में किए जाने वाले उपाय का प्रश्न है, तो इसमें शुक्र का उपाय करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसके लिए आप शुक्रवार के दिन मंदिर में मां लक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष रोज के फ्रेग्रेंस वाली अगरबत्ती चढ़ा सकते हैं। प्रज्वलित करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मिश्री का प्रसाद भी चढ़ाया जा सकता है। एक उपाय मैं आपको और बता देता हूं, जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, वो है प्रेम संबंधों के लिए, कि उसमें जो है मधुरता बनी रहे, या फिर कोई आपसे रुष्ट होकर रूठ कर चला गया है आपका प्रेमी, तो वो वापस आ जाए। उसके लिए क्या है कि फ्राइडे के दिन जब सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य अस्त ना हो चुका हो, अस्त होने के टाइम पर आप एक लाल रंग का गुलाब लेकर भगवान कृष्ण जी की मूर्ति के आगे चढ़ा दीजिए और अपने प्रेम संबंधों में फिर से अच्छे होने की प्रार्थना कर कीजिए, तो इससे आपको सफलता मिल जाएगी। एक अत्यंत जरूरी सावधानी इस दूसरे कालखंड में भी निकल कर आ रही है, वो ये है कि देखिए, कई बार छठे घर में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का सम्मिलित प्रभाव जब एक्टिव होता है, तो व्यक्ति व्यसनों की तरफ अग्रसर हो जाता है, यानी उसकी आदतें जो हैं खराब हो जाती हैं। तो इस बात से आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, और खास करके फीमेल के संबंध में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ये तो था दूसरा कालखंड। अब बात करते हैं इस गोचर के तीसरे कालखंड की। देखिए, तीसरे कालखंड में भी दूसरे कालखंड की तरह ही 3 ड्यूरेशन है, यानी 3 अवधियां हैं। अवधियां मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं, कृपया आप उनको नोट कर लीजिए। पहली अवधि जो है वो है 19 सितंबर 2025 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 के बीच। दूसरी 5 दिसंबर 2025 से लेकर 3 जनवरी 2026 के बीच। और जो तीसरी है वो 14 मई 2026 से लेकर 1 जून 2026 के बीच। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे, जिसके स्वामी ग्रह हैं बुध। यानी कि इस तीसरे कालखंड में बुध जो है वो एक्टिव रोल में, यानी लीड रोल में रहेंगे। अब जरा स्क्रीन पर दिख रही कुंडली के ऊपर नजर दौड़ाइए। देखिए, बुध जो है वो आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग 6th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड हैं। 6th हाउस यानी जो शत्रु रोग वाला स्थान है, और 9th हाउस जो भाग्य स्थान है। 6th हाउस 3 नंबर लिखा हुआ है वहां पर जहां मिथुन राशि पड़ती है, और 9th हाउस है जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है, कन्या राशि पड़ती है। तो इन 2 हाउसेस से के एक्टिव होने से इस कालखंड में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जितने भी फायदे मैंने अब तक बताए हैं, प्रथम कालखंड के या दूसरे कालखंड के जो भी बेनिफिट्स आपको मिलने हैं, वो तो इस कालखंड में तीसरे में रिपीट होंगे ही, लेकिन साथ में इस कालखंड में आपका भाग्य जो है वो आपका पूरा पूरा साथ देगा, क्योंकि 9th हाउस एक्टिव हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति की शुभता, पुनर्वसु नक्षत्र का रिवाइवलिस्टिक प्रभाव, और साथ में बुध ग्रह के 9वें घर के स्वामी होने के कारण इस समय के दौरान क्या होगा, तीसरे कालखंड में आपका भाग्य फिर से उन चीजों को ठीक करेगा जो चीजें बीते समय में खराब हो चुकी थी। समस्त प्रकार की इच्छाएं आपकी इस कालखंड में पूरी हो सकती हैं। ज्यादा आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। 6th हाउस में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो जीवन की तमाम चुनौतियां जो चल रही थी उनका इस कालखंड में इजीली अंत हो जाएगा। मतलब आप हैरान रह जाएंगे कि किस्मत आपका किस तरीके से साथ दे रही है, कि समस्याएं जो है अपने आप इस कालखंड में समाप्त होती जाएंगी। विदेश यात्रा के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 9वें घर से विदेश यात्रा का भी विचार किया जाता है, तो जो लोग विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको काफी सफलता मिलेगी, इजीली उनका काम बन जाएगा। 12वें घर के ऊपर भी यहां से देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी, तो विदेश यात्रा के काम इस कालखंड में बनने के बहुत ज्यादा आसार है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको भी काफी लाभ मिलेगा। यहां से 10वें घर के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, तो कर्म क्षेत्र में भी इस कालखंड में काफी लाभ मिलेगा। प्रमोशंस वगैरह, इंक्रीमेंट वगैरह बड़ी आसानी से होंगी इस समय में। और जो व्यापारी हैं, कारोबारी है, उनका लाभ भी काफी बढ़ जाएगा। धन भाव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, तो इस समय में धन का मैक्सिमम जो है आपके पास आगमन होगा, धन मैक्सिमम आएगा, बचत भी आपकी होगी। एक्सपेंसेस इस कालखंड में हो सकते हैं आपके, हो सकता है कि बढ़ जाएं, लेकिन शुभ कामों के ऊपर होंगे। एक्सपेंसेस होंगे तो पैसा आपके पास आएगा भी, क्योंकि देखिए 12वां घर भी देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि में है, और दूसरा घर जो धन भाव है वो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में है। तो खर्च और धन का आना दोनों चीजें ही समान रूप से होती रहेगी, बल्कि धन जो है वो ज्यादा आने के चांसेस हैं। बाकी इस कालखंड में एक और बेनिफिट मिलेगा, देखिए वो है संतान के संबंध में।
संतान के संबंध में, खास करके कन्या संतति के मामले में, यदि कोई माता पिता, मकर राशि के माता पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए लंबे समय से चिंतित हैं, तो इस कालखंड में उनका भाग्यवर्धक जो प्रभाव है, नमा हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो इस कार्य में उनको सफलता मिल जाएगी, ये शुभ कार्य संपन्न हो जाएगा। लेकिन एक सावधानी रखिएगा कि इस कालखंड में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और बुध का प्रभाव 6th हाउस में एक्टिवेट हो रहा है, तो कुछ त्रिदोष प्रकृति के रोग जो हैं वो आपको घेर सकते हैं। खास करके जो मौसमी इन्फेक्शन होती है उनसे आपको बचकर रहना पड़ेगा। अपना ध्यान रखिएगा। जहां तक उपाय का संबंध है, तो बुध का उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इसके लिए आप पक्षियों को बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल डाल सकते हैं। एक दिन पहले उनको पानी में भिगोकर रख दें और बुधवार के दिन उनको डाल दीजिएगा। इसके अलावा छोटी कन्याओं को मीठा खाने को दीजिए। माँ दुर्गा की मूर्ति के समक्ष कोई मिठाई वगैरह चढ़ाइए जिसका कलर हरा हो, जैसे नारियल की बर्फी वगैरह होती है, उसमें थोड़ा ग्रीन कलर डाला हुआ होता है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे बुध जो है शुभ फल करेगा। और यदि आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं तो अति उत्तम। तो ये तो था तीसरा कालखंड। अब बात करते हैं इस गोचर के चौथे कालखंड यानी अंतिम कालखंड की। जहां तक अंतिम कालखंड यानी चौथे कालखंड का प्रश्न है, तो इसकी 2 अवधियां हैं। अवधियां मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं, कृपया आप उनको नोट कर लीजिए। पहली अवधि जो है वो 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 के बीच है, और दूसरी जो है वो 2 जून 2026 से लेकर 18 जून 2026 के बीच है। इस चौथे कालखंड में देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे सेक्टर यानी चौथे चरण में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि कर्क राशि में पड़ता है। और यहां पर देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। वो आपके 6th हाउस से निकलकर 7th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर देखिए स्क्रीन पर कुंडली चल रही है, उसको देखिए 4 नंबर लिखा हुआ है, वो आपका 7th हाउस है। देवगुरु बृहस्पति की यहां पर शक्ति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कर्क राशि उनकी उच्च राशि है, तो देवगुरु बृहस्पति शक्तिशाली होकर कार्य करेंगे। तो अब होगा क्या कि पुनर्वसु नक्षत्र का रिवाइवलिस्टिक प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके 7th हाउस से संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करेगा। शादी ब्याह के काम बनेंगे, वैवाहिक जीवन जो है सुखमय होगा। अगर किसी वैवाहिक रिश्ते में कोई खटास चल रही है, जो संबंध बिगड़े हुए हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र का रिवाइवलिस्टिक प्रभाव उन रिश्तों को सुधारने में आपकी बहुत मदद करेगा। यहां तक कि वो रिश्ते जो टूटने की कगार पर हैं, वो वैवाहिक रिश्ते जो टूटने की कगार पर हैं, कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है, तो उनमें भी सुधार की गुंजाइश है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है। इसके अलावा 7th हाउस से साझेदारी बिजनेस का भी विचार किया जाता है, तो साझेदारी व्यापार में भी सफलता मिलेगी, आमदनी बढ़ेगी। डेली सोर्स ऑफ इनकम का विचार किया जाता है, तो वो भी बढ़ेंगे। और यहां से पब्लिक ओपिनियन का विचार किया जाता है, यानी कि समाज के लोग जो आपके बारे में सोचते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति और पुनर्वसु नक्षत्र का रिवाइवलिस्टिक प्रभाव जो है लोगों की सोच को आपके प्रति बदलेगा। यदि बीते समय में किसी कारणवश उनकी सोच आपके लिए अच्छी नहीं रही थी, तो इस चौथे कालखंड में वो ठीक हो जाएगी। अब 7वें घर के फल तो आपको शुभ मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में देवगुरु बृहस्पति के 2 घर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग वो भी बहुत शुभ फल करेंगे। देखिए मीन राशि 12 नंबर जहां पर लिखा हुआ है वो आपका 3rd हाउस है, और धनु राशि जहां 9 नंबर लिखा हुआ है वो आपका 12th हाउस है। स्क्रीन पर दिख रही कुंडली को देखते जाइए साथ साथ। तो इन 2 घरों के शुभ फल भी मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में ट्रांजिट कर रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र का रिवाइवलिस्टिक प्रभाव भी है। तो क्या होगा कि छोटे भाई बहनों के साथ 3rd हाउस एक्टिव हो रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ अगर रिश्तों में कोई खटास चल रही थी तो वो दूर होगी। छोटी मोटी यात्राओं में लाभ होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। देखिए 7th हाउस एक्टिव हो रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है इस कॉम्बिनेशन का, तो लोगों का ओपिनियन तो आपके लिए चेंज होगा ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगी 3rd हाउस के एक्टिव होने से। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन एक तरह से ये इशारा दे रहा है कि आपका लोगों के ऊपर प्रभाव भी बढ़ेगा और लोगों की आपके प्रति सोच भी बदलेगी। इसके अलावा 3rd हाउस से इंटरव्यू का विचार किया जाता है, तो जो लोग इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं उनको उसमें सफलता मिलेगी, नौकरी वगैरह मिलने में आसानी रहेगी। 12th हाउस की बात करते हैं, वो एक्टिव हो रहा है, तो विदेश यात्रा से जुड़े हुए जो काम है वो सक्रिय हो जाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। पीआर वगैरह के काम में सफलता मिल सकती है। जो लोग विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं उनको सफलता मिल सकती है। देखिए ये प्रभाव जो है विदेश से आपकी इनकम को भी बढ़ा देगा, क्योंकि 7वें घर का संबंध जो है वो रोजमर्रा की आय से होता है और व्यापार से होता है। तो 12वें घर का संबंध विदेश से है, तो जिन लोगों का कारोबार विदेश से जुड़ा हुआ है उनको लाभ मिलेगा।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को लाभ मिलेगा। 12वें घर से हिडन टैलेंट का विचार किया जाता है, तो आपके अंदर कोई ऐसी स्किल जो छुपी हुई थी, प्रतिभा सामने नहीं आ पा रही थी, वो इस समय के दौरान आ सकती है। इस कॉम्बिनेशन का शुभ प्रभाव आपकी छुपी हुई प्रतिभा को सामने लेकर आएगा, जिसका आपको कमर्शियली बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। यहां से देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके 11th हाउस पर रहेगी। पहले कालखंड में भी 11th हाउस आपका एक्टिव था, क्योंकि मंगल एक्टिव थे उस समय में। यहाँ पर वृश्चिक राशि पड़ती है मंगल की, तो इस कालखंड में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव से ये हाउस एक्टिव होगा, तो आपकी इच्छाएं जो हैं इस कालखंड में पूरी होंगी। देवगुरु बृहस्पति का सौभाग्यवर्धक प्रभाव जो है आपकी समस्त प्रकार की इच्छाओं की इस कालखंड में पूर्ति करवाएगा। आपकी आमदनी जो है एकदम से बढ़ जाएगी। बड़े भाइयों और मित्रों का सहयोग इस कालखंड में आपको मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो इस कालखंड में देखिए आपके 1st हाउस पर रहेगी। आपका टोटल जो विजडम है, आपकी जो सोच है, इस कालखंड में ऐसी हो जाएगी कि आप अपने तमाम उन बिगड़े हुए कामों को ठीक कर पाएंगे जो पिछले समय में आप किसी कारणवश नहीं कर पाए थे। यहां पर पुनर्वसु नक्षत्र का रिवाइवलिस्टिक प्रभाव यानी पुनर्स्थापना वाला, फिर से सेट करने वाला प्रभाव जो है वो बहुत काम आएगा। तो अपने उन कामों की तरफ नजर दौड़ाइए जो किसी ना किसी कारणवश से अटके हुए हैं या खराब हो चुके हैं। इस कालखंड में कोशिश करने से वो बन जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि का प्रभाव जो आपकी राशि मकर राशि के ऊपर रहेगा, इस कालखंड में आपको बहुत ही प्रभावशाली बना देगा। कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी हो ही रही है, क्योंकि 3rd हाउस के ऊपर प्रभाव है। अब देखिए यहां पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी 3rd हाउस पर पड़ रही है। एक तो मीन राशि भी एक्टिव है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इस समय के दौरान कुल मिलाकर आपका काम त्रिकोण जो है वो पूरी तरह से एक्टिव रहेगा। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि आपकी समस्त प्रकार की जो इच्छाएं हैं इस कालखंड में पूरी होती जाएंगी, और वो भी इजीली। तो कुल मिलाकर देखें तो ये चौथा कालखंड भी आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। जहां तक इस चौथे कालखंड में किए जाने वाले उपाय का प्रश्न है, तो चंद्रमा का उपाय करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके लिए आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ा सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और चंद्रमा आपका बलवान होकर शुभ फल करने लग जाएगा। जहां तक उस उपाय का प्रश्न है जो आप चारों कालखंडों में कर सकते हैं, तो वो ये है कि अपने किसी जरूरतमंद गुरु की मदद अवश्य कीजिएगा। इसमें आपके परंपरागत गुरु के अलावा स्कूल टाइम के शिक्षक भी हो सकते हैं या कॉलेज टाइम के प्रोफेसर भी हो सकते हैं। आप देखिए कि अगर उनको किसी किस्म की कोई जरूरत है तो अपनी समर्था के अनुसार उनकी मदद अवश्य कीजिएगा। और अगर कोई जरूरत नहीं भी है तो आप किसी अवसर पर उनको कोई गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं। इससे भी देवगुरु बृहस्पति जो है और भी ज्यादा शुभ फल करने लग जाएंगे। बाकी जो आपके कुल गुरु हैं, परंपरागत गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, उनका सम्मान तो निर्विवादित रूप से करते ही रहिए। इसके अलावा अपनी जन्म कुंडली के अनुसार मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा का उपाय भी करते रहिए, ताकि इन 4 ग्रहों की सपोर्ट भी देवगुरु बृहस्पति को मिलती रहे और देवगुरु बृहस्पति और भी ज्यादा शुभ फल करते रहे। तो ये था हमारी विशेष श्रृंखला गुरु नक्षत्र परिवर्तन। 12 साल बाद फिर से देखेगा जलवा का 10वां भाग, जो मकर राशि वालों के लिए था। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलूंगा इस श्रृंखला के 11वें भाग में कुंभ राशि को लेकर। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।